Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वेलकम टू ख्याति क्लासेस। मैं आज लाइट चैप्टर का चौथा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे दोस्तों रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। दूसरी बार में पढ़ेंगे दोस्तों साइन कन्वेंशन क्या होता है। तीसरी बार में पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। चौथा मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। फिफ्थ में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, अब हम पहला पढ़ेंगे आज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रूफ करेंगे इसको दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया। F इज इक्वल टू आर बाय 2। तो देखते हैं दोस्तों, हम एक कॉनकेव मिरर लेंगे दोस्तों। कॉनकेव मिरर आपको पता ही है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, अंदर वाला, और बाहर का विदाउट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पर कलर शेप किया हुआ है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया पोल, यहां पर हो गया C, ये हो गया उसका आधा F। अब दोस्तों यहां से हम रेस को क्या करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे। जैसे ही इंसिडेंट करवाएंगे ये कहां से पास होगा, फोकस से। कहां से पास होगा दोस्तों, फोकस से पास होगा। अब दूसरी बार में क्या करेंगे दोस्तों, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे। और मैंने कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करवाएंगे तब वो एक नॉर्मल का काम करेगा, आपको अच्छे से पता है। तो दोस्तों यहां वाले पॉइंट को हमने P डिनोट कर दिया, यहां वाले को A डिनोट कर दिया। अब दोस्तों एक चीज यहां पर देखना, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रेस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको इंसिडेंट एंगल कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल I कहेंगे। और जो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। अब दोस्तों हमें यहां पर एक चीज लेट करनी है, अज्यूम करनी है कि कैसे। यहां पर ये वाली चीज हमने क्या कर दिया, अल्फा मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों, अल्फा मान लिया। तो लेट जो हमने इसमें हमने अज्यूम किया है, जो लेट किया है, उसको अपन लिख देते हैं एंगल ऑफ PCO। एंगल ऑफ PCO इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा। क्या मान लिया दोस्तों, अल्फा मान लिया। दूसरी बार में क्या किया है दोस्तों, हमारा पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर लिखेंगे बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R। तो कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेना है, फर्स्ट मान लेंगे। दूसरी बार में क्या करेंगे दोस्तों, अगर एक छोटी सी मैथमेटिकल इंडक्शन बता देता हूं मैं। यहां पर अगर इस Z करके कोई हमारे पास कोई ऐसा डायग्राम बना हुआ है या कोई ऐसा फिगर बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ये जो अंदर वाले जो एंगल होंगे ये x में होगा, तो ये भी कितना होगा, x होगा। अगर ये 60 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी को तो इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर हमारे पास कुछ ऐसी स्थिति भी बन रही है क्या, तो देखिए A इस तरीके की स्थिति हमारे पास भी बन रही है। यहां पर ये A है, यहां पर P है, दिख रही है दोस्तों, A, P, C और O। देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से यहां पर ये वाला एंगल जो दे रखा है वो I दे रखा है, यहां वाला एंगल दे रखा है अल्फा। तो क्या एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ अल्फा नहीं होगा, जी हाँ, एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ अल्फा होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ अल्फा। क्या कोजेस है, वो कोजेस लिख देना है पीछे, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, सेकेंड। बाय इक्वेटिंग यहां पर बात कर लेते हैं, बाय इक्वेटिंग 1 and 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देना है दोस्तों, इक्वेट करवा देना। जैसे ही इक्वेट करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ R इज इक्वल टू एंगल ऑफ अल्फा। क्योंकि एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R है, एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ अल्फा है। तो क्या मैं I की जगह अल्फा नहीं लिख सकता, जी हाँ लिख सकता हूं। तो एंगल ऑफ R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर कह देना है थर्ड। क्या कह देना है, थर्ड कह देना।
दूसरी बार में दोस्तों एक चीज और भी आपने सुनी होगी मैथमेटिकल इंडक्शन की, इस तरीके की चीज देखी होगी आपने कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बना हुआ है, अगर एक किसी ट्राइंगल में कभी दो एंगल सेम होते हुए भी आपने देखा होगा, दो एंगल सेम होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। जब भी ऐसा कभी हो जाए कि किसी ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो जाए एक ही साइड पर हमने दो एंगल क्या हो गए, सेम हो गए, तो उसके जिस साइड पर ये एंगल सेम हुए हैं उसके जस्ट सामने वाला जो वर्टेक्स होगा, उस वर्टेक्स से पास होने वाली दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो क्या हमारे पास भी ऐसा कुछ हो रहा है? तो देखेंगे इन ट्राइंगल CFP, इन ट्राइंगल CFP, ये वाला ट्राइंगल देखना दोस्तों, CFP ये वाला ट्राइंगल हमारे पास हो गया, CFP और C ये वाला एंगल और ट्राइंगल हो गया हमारे पास। इस वाला ट्राइंगल में देखना दोस्तों, मैं इसका एक बार डायग्राम बना देता हूं। इस तरीके से हमारे पास ट्राइंगल बना हुआ है, यहां पर ये F है, यहां पर P है, यहां पर C है। तो देखना दोस्तों, यहां पर अल्फा है, यहां पर R है, यहां पर R है, और हम बता क्या चुके हैं, एंगल ऑफ R इज इक्वल टू एंगल ऑफ अल्फा। तो एंगल ऑफ R इज इक्वल टू एंगल ऑफ अल्फा, ये बता चुके हैं। तो देखना दोस्तों, जहां पर भी एंगल सेम हुए तो इसके सामने वाले वर्टेक्स से पास निकलने वाली दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो देखिए यहां पर ये दोनों हो गए, तो ये इसकी साइड होगी, इसके जस्ट सामने वर्टेक्स कौन सा, ये वाला, इससे निकलने वाली साइड कौन सी, CF और PF। तो क्या हो जाएगा यहां पर, CF इज इक्वल टू PF। क्यों हुआ, क्योंकि एंगल ऑफ R इज इक्वल टू एंगल ऑफ अल्फा। ठीक है, एंगल ऑफ R इज इक्वल टू एंगल ऑफ अल्फा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये पॉसिबिलिटीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 4, ये इक्वेशन क्या हो गई, 4th हो गई। अब दोस्तों यहां पर मैं अगर ये पॉइंट जो P दे रखा है, अगर उसको मैं मिनिमम लूं तो P इज मिनिमम, अगर P को मैं मिनिमम लेता हूं, तो ये ज्यादा कहां पर आ जाएगा, पोल पर जैसे ही आ जाएगा तो क्या PF है वो FO के बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, PF है वो किसके बराबर हो जाएगा, FO के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, 5। अब देखना, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हम इक्वेट करवा सकते हैं क्या, इक्वेटिंग 4 and 5। तो CF को PF लिख सकता हूं, PF को FO लिख सकता हूं, तो क्या CF को मैं FO नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो इक्वेशन नंबर कितनी हो गई है, 6। क्या हो गई दोस्तों, 6 हो गई। अब देखेंगे दोस्तों यहां पर क्या है कि अगर मैं CO टोटल डिस्टेंस लूं, CO अगर मुझे CO पूरी डिस्टेंस लेता हूं, ये वाली CO वाली डिस्टेंस पूरी लेता हूं, तो क्या लिख दूंगा, CO इज इक्वल टू CF प्लस FO लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, CO बीच में F दे रखा है। तो मैं क्या CO को मैं क्या CF प्लस FO नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो क्या आ जाएगा, CO क्या है मेरे पास, CO इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ध्यान रखना, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको R से डिनोट करते हैं, और FO को क्या लिख देते हैं, स्मॉल f, जिसको फोकल लेंथ कहते हैं। आपको अच्छे से पता है ये। तो CO को क्या लिख दूं मैं, R इज इक्वल टू CF को, CF क्या है मेरे पास, FO लिख सकता हूं, तो FO प्लस FO, तो R इज इक्वल टू FO को क्या लिख दूं, F प्लस F, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2F, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा R/2। हैंस प्रूफ। क्या हो गया दोस्तों, हैंस प्रूफ। हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको देखते जाए बार बार तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि ये चीज कहां से आई, क्योंकि कौन सी चीज कहां से आती है ये भी हमें मालूम होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, हमें इतना ही नहीं पढ़ना था कि F इज इक्वल टू R/2 होता है, लेकिन कैसे होता है ये भी हमें पता होना चाहिए था। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इसकी दूसरी बात, साइन कन्वेंशन। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है उसको भी देखते हैं। पहले उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका किसका साइन कन्वेंशन निकालना है, वो भी देख लेते हैं। ये हो गया मेरे पास कोई कॉनकेव मिरर में यहाँ पर हो गया मेरे पास C, और ये हो गया उसका F, और यहाँ पर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट ले रखा है
जो ऑब्जेक्ट आपको मैंने पहले ही बताया था, यहां से इंसिडेंट होकर कहां से जाएगा, फोकस से पास आउट होगा, और मान लेते हैं उसकी इमेज यहां पर बन रही है, उसकी इमेज यहां पर बना दी। अब देखते हैं, मान रहे हैं यहां पर इसकी जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, u। ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की पोल से, ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। और f और पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको f फोकल लेंथ कहते हैं, और c की जो पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको r से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो यहां पर मैं आपसे लिख रहा हूं कि यहां पर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, और दूसरा होगा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जिसको v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। तीसरी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, फोकल लेंथ f क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। चौथी कंडीशन दोस्तों देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी दोस्तों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगी h, और दूसरा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू h डैश। तो आपको अच्छे से पता चल गया दोस्तों कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डायग्राम में देखेंगे, ऑब्जेक्ट और पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, और इमेज डिस्टेंस v, इमेज और पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल कहते हैं, और फोकल लेंथ f क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ फोकस और पोल की डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, दैट इज द नोन एज द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर r, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस होगी उसको हम कह देंगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर r दोस्तों। और जो ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी उस हाइट को हम h से डिनोट करेंगे, और हाइट ऑफ इमेज जिसको हम h डैश से डिनोट करेंगे दोस्तों। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, साइन कन्वेंशन में कब नेगेटिव होंगे ये सब और पॉजिटिव कब होंगे उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि वो वाकई में ऐसा क्या है कि इसको जटाक से याद कर लें। वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जितना भी पढ़ें यहीं पर याद कर लें, और यहीं से पढ़कर आप एक बार रिवीजन कर लें और आप अच्छे मार्क्स से आगे बढ़ जाएं। क्योंकि 10 बोर्ड में बहुत सी सब्जेक्ट होती है, साइंस होती है, मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, संस्कृत होती है, एसएस होती है, सबको पढ़ना जरूरी होता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप इसको वीडियो को देखें, उसके बाद इसको रिवीजन कर लें तो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखें, साइन कन्वर्सेशन करने से पहले ये सब चीजें क्या होंगी क्या नहीं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यही चीज बताने जा रहा हूं कि जैसे एक जस्ट एग्जांपल से मैं डेली लाइफ से अगर आपको जोड़ के बताऊं कि तो देखें कि साइन कन्वेंशन को डेली लाइफ कनेक्ट करके इसको और ज्यादा समझा जा सकता है।
कि एक छोटा सा गांव होता है दोस्तों, छोटा सा गांव है, जैसे अपना ही गांव समझ लें, अपन अपने गांव में होते हैं तो हमें तो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितना कि हम बाहर से कमा के या बाहर से घूमकर अगर गांव में आए हैं तो हमें ज्यादा इमेज मिलती है। तो वही चीजें हैं, यहाँ पर भी वही है, वहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा मिलती है। ध्यान रखना, जब हम बाहर से कमाकर आए हैं तो हमें पॉजिटिविटी तो मिलनी है दोस्तों, और गांव में ही है तो हमें वहां पर नेगेटिव भी मिली, उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जितनी पॉजिटिव से मिली है, वहां से बाहर आ जाने से मिली है। तो ध्यान से दोस्तों देखना कि यहाँ पर ये एक मिरर है, मिरर का ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वही उसके क्या हो गया, घाव हो गया दोस्तों। और वही देखना वहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक उसका घाव समझ लें, और वहां पर देखें एफ भी वही है, आर भी वही है, यू भी वही है, वी भी वही है और एफ भी वही है, सारी चीजें वही के वही हैं। तो ये सारी चीजें कॉनकेव मिरर में क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा था दोस्तों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एक घाव मान लेना, और यहां पर क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, कॉनकेव, यहां पर लिख देते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये सब क्या हो जाएंगे देखना, यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, V क्या हो जाएगा, नेगेटिव, F क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ध्यान रखना R क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और साथ में देख लेते हैं कौन सी चीज बच रही है दोस्तों, F U V R हो गया। और हाइट ऑफ डिस्टेंस की बात करेंगे तो H क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी बात मैं यहां कर लेता हूं। H क्या हो जाएगा दोस्तों, H ऊपर की डायरेक्शन में है तो वो हाइट ऑफ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, लेकिन इमेज कैसी बनी है, उसकी अपोजिट साइड में बनी है तो H डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। तो आपको अच्छे से पता चल गया कि कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पर ऑब्जेक्ट इन रेस को मिरर पे इंसिडेंट कर रहा है वो हमारा सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस और जो चीज पड़ी हुई है वो हो जाएगी नेगेटिव। तो देखेंगे U क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी और ऑब्जेक्ट वहीं पे पड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इमेज भी वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बनी है तो नेगेटिव, F भी फोकल लेंथ वही है तो नेगेटिव, R भी वही है तो नेगेटिव, और H क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इमेज का बनी है ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बनी है तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं अगर यहां पर कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर का अगर फॉर्मूला होता है, अगर कॉन्वेक्स मिरर का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर मैं कौन नेगेटिव करना है कौन पॉजिटिव करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला भी बना रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, देखेंगे इस तरीके से डायग्राम होता है उसका। यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होता है इसका C, यहां पर होता है F, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां होता है दोस्तों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। सारी चीजें रिफ्लेक्टिंग सरफेस की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट साइड में है, तो यहां पर F तो क्या हो गया साहब, पॉजिटिव, C क्या हो गया, सॉरी R क्या हो गया, पॉजिटिव, और U क्या हो गया, वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर है साहब, वो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इमेज कहां बनती है इसकी, बैक साइड में बनती है तो V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और हाइट ऑफ डिस्टेंस की बात करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H होता है वो तो पॉजिटिव होगा साहब, और H डैश होता है इमेज ऑफ हाइट, वो वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के ऊपर बनती है वही होती है, तो H डैश भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि साइन कन्वेंशन होता क्या है दोस्तों। तो साइन कन्वेंशन होता ही यही है कि जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां पर जो चीज है वो नेगेटिव हो जाएगी, और जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में जो भी चीजें हैं वो चीजें सब क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पर तो न्यूमेरिकल होने हैं दोस्तों। तो न्यूमेरिकल करने के लिए साइन कन्वेंशन का होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान रखना दोस्तों, मिरर फॉर्मूला भी पुट अप करेंगे, मिरर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करेंगे, मिरर फॉर्मूला भी प्रूफ करेंगे, तब भी हमें इस साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो अब अच्छे से समझ लेंगे मिरर फॉर्मूला। तो देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। ये कहां से आया, इसको प्रूफ कैसे किया उसको देखते हैं। अभी प्रूफ करके मैं आपको दिखा देता हूं कि 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v होता है। इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी हमें करने हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी हम करते हैं। पहले इसको प्रूफ करते हैं, आइए मुझसे जुड़े, इससे देखें कि ये कैसे प्रूफ होता है। तो दोस्तों मैं एक
कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, यहां पर हमने ले लिया C, यहां पर ले लिया F। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ में आएगा। देखते, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया A B, ध्यान से समझना, A और B एक ऑब्जेक्ट, आपको पता है इसकी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कहां से पास आउट होगा, F से, आपको पता था F से पास होगा, F से पास भी हो गया। दूसरी कंडीशन ध्यान रखना, ये कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास आउट करवाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या करता है, जहां से जाएगा उसी से बैक टू बैक क्या आएगा, वापस आएगा, ये अच्छे से आपको पता है। और एक लाइन और एक रेज और हमें इंसिडेंट करवानी है, वो है पोल से। ध्यान रखना, मिरर फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमें पोल से भी फाइंड आउट करवानी पड़ेगी कि कैसे क्या हो रहा है। देखें कि मिरर फॉर्मूला से पास आउट करवाई और ये कहां से जाएगी, यहां से पास आउट करवाएंगे। यहां पर इनका मीटिंग पॉइंट बना, ये हमारे पास क्या हो गई, इमेज हो गई। ये क्या था, ए बी इन्वर्टेड बनी, ये क्या हो जाएगा बी डैश, और क्या हो जाएगा ए डैश। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया हमने। डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, एक ऑब्जेक्ट कहां पर जाएगा, इंसिडेंट होगा किस पर, मिरर पर। इस पॉइंट को हमने P कह दिया और वो कहां से पास आउट होगा, F से, फोकस से। और दूसरी बार में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करवाया। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में पास आउट करवाने के बाद हमने क्या किया, उसको पोल से भी पास आउट करवा दिया। और तीनों का जो मीटिंग पॉइंट बना, उस मीटिंग पॉइंट को हमने क्या कह दिया, इमेज, जो कि क्या हो गई, इन्वर्टेड बनी है। पहले ये ऑब्जेक्ट ए भी था, तो ये क्या हो जाएगा बी डैश और ए डैश हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें क्या करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, तो मैं आपको इसको दो पार्ट में समझाऊंगा, उस पार्ट को देखना, दोनों पार्ट में किस तरीके से क्या हुआ उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखेंगे, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्या देखना, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे। कौन से, दो ट्राइंगल लेंगे। कौन से ट्राइंगल, ध्यान से सुन लेना। पहले हम ट्राइंगल लेंगे, देखना ये वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ये देखना, ये ए बी इमेज के साथ में जो ट्राइंगल बना है वो, और एक ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, इस तरीके से ये वाला ट्राइंगल। तो कौन कौन सा ट्राइंगल बने दोस्तों देखना, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, POF एंड कौन सा ट्राइंगल, A डैश B डैश F, A डैश B डैश F। ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। कौन से, APOF और दूसरा कौन सा, A डैश B डैश F। दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर दोनों ट्राइंगलों में एक चीज कॉमन है, क्या, ये एंगल ऑफ F क्या है, कॉमन है। तो कौन से एंगल सेम हो गए, एंगल ऑफ PFO, एंगल ऑफ PFO इज इक्वल टू कौन सा एंगल, A डैश F B डैश, एंगल ऑफ A डैश F B डैश, ये एंगल क्या हो गया, सेम हो गए। क्यों सेम हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको अच्छे से पता है कि x जैसा एंगल कोई बनता है तो उसके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, सेम होते हैं। आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक इस तरीके का आकृति बन रही है। तो किस तरीके का एंगल बना, देखें, ये इसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए मैंने उस एंगल को क्या कह दिया, तो यहाँ पर एंगल ऑफ F इज इक्वल टू एंगल ऑफ F। दूसरी बार में क्या हो गया दोस्तों, देखना यहाँ पर अच्छे ध्यान से कि यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है और क्या कॉमन हो रहा है। तो देखेंगे एंगल ऑफ यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ A डैश B डैश और क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू एंगल ऑफ POF इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो राउंड शेप में कांच दे रखा है, मिरर दे रखा है, उसको अगर बीच में से काटे तो वो एक पैरेलल, एक स्ट्रेट लाइन जैसा मिरर है दोस्तों। स्ट्रेट लाइन जैसा मिरर, एक स्ट्रेट मिरर है, प्लेन मिरर जैसा हमें दिखता है, तो हम उसको प्लेन मिरर ही मान लेते हैं। तो ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, POF इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ A डैश B डैश F इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री हो गए दोस्तों। अब क्या करना है उसको देखते हैं।
अब देखना दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, एक दूसरे दो ट्रायंगल क्या हो गए, दो एंगल क्या हो गए हमारे पास, इस ट्रायंगल में दो एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। दो एंगल अगर सेम हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है दोस्तों, वो ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर हो गए, POF is a similar to triangle of A dash B dash F। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं दोस्तों तो क्या हो जाते हैं, उनके जो जहां पर जो एंगल सेम हुए थे उनकी जो साइड होती है उनका रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है दोस्तों। उन दोनों का रेशियो मतलब एक तो कहां पर 90 डिग्री, तो PO और यहां से कौन सा A डैश और B डैश, तो A डैश अपॉन B डैश इज इक्वल टू क्या, कौन से F पर भी हुआ था तो क्या हो जाएगा FO अपॉन क्या हो जाएगा B डैश F हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। PO को मैं क्या लिख सकता हूं, एक रेक्टेंगुलर बन रहा है तो PO है वो AB के बराबर हो जाएगा, तो PO इज इक्वल टू AB। और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, B डैश O, मैं अगर B डैश F को क्या लिख सकता हूं, अगर B डैश O है उसमें से मैं FO को हटा दूं तो B डैश F आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, B डैश O इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, B डैश F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B डैश O माइनस कितना आ जाएगा, B डैश कितना आ जाएगा FO। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, B डैश F की वैल्यू निकालनी थी तो B डैश O में से मैं FO को निकाल दूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो क्या हो गया, B डैश F इज इक्वल टू B डैश O माइनस FO। ये वैल्यू कहाँ रख देंगे इसमें, तो AB अपॉन में क्या आ जाएगा, A डैश B डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, FO को क्या लिख सकता हूं, FO ही लिखूंगा। B डैश F को क्या लिख दिया, B डैश O माइनस FO। क्या लिख दिया, AB अपन में A डैश B डैश इज इक्वल टू FO अपन में B डैश माइनस FO, ये लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दूंगा दोस्तों, 1। क्या बोल दूंगा, 1। अब दूसरा ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल देखना, ABO, कौन सा ट्रायंगल ABO, कौन वाला देखना, एक बार वापस देख लेना कौन सा ट्रायंगल है, ABO, पोल से जो साइड निकली थी वो, और एक इमेज के साथ में जो पोल के साथ में जो साइड निकली थी वो, तो कौन सी आ जाएगी, ABO एंड ट्रायंगल ऑफ A डैश B डैश O। तो ध्यान से देखना दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस इस एंगल को क्या कर रहा है, सेम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू एंगल ऑफ व्हाट, एंगल ऑफ कौन सा, A डैश O B डैश, ये भी एंगल सेम हो गया। इस दोनों ट्रायंगलों में ये एंगल भी सेम हो गया, और एक क्या हो रहे हैं, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ B इज इक्वल टू एंगल ऑफ B डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से ये दो एंगल सेम हो गए दोस्तों, फिर से सेम हो गए दोनों। अगर ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम हो जाते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है, आपको अच्छे से पता है क्या हो जाता है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल ऑफ ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ A डैश B डैश O। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, उनसे निकलने वाली दोनों साइड क्या हो जाएंगी, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। दोनों के सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AB अपन में क्या आ जाएगा, A डैश B डैश, AB अपन में क्या आ जाएगा, A डैश B डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BO, क्या आ जाएगा, BO अपन में क्या आ जाएगा, B डैश O, तो क्या आ जाएगा, B डैश O। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों क्या है, कंपेयर करने लायक है। दोनों इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों कैसी है। AB अपन में A डैश B डैश, AB अपन में A डैश B डैश, दोनों सेम। अब ये इसकी सेम हो जाएगा तो यहां पर लिख देंगे इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, कंपेयर करवा देंगे। दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करवाते ही हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, FO अपन में कितना आ जाएगा, B डैश O माइनस को FO इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BO अपन में B डैश O। अब दोस्तों मजा तो अब आने वाला है।
इतने देर तो हमने सिर्फ इसका सॉल्यूशन करके निकाला था। अब दोस्तों मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर साइन कन्वेंशन का यूज होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, ध्यान रखना, एक बार दिमाग में बात बिठा लेना कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। ध्यान रखना कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, डायग्राम को देखते ही पता चल जाएगा आपको। क्या बी ओ क्या है, एफ ओ क्या है, बी डैश ओ क्या है, ये तीन चीजें यहाँ पर हैं हमारे पास। ध्यान रखना एफ ओ फोकल लेंथ होती है, यहाँ पर लिख देता हूं एफ ओ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, बी ओ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी ओ है, और बी डैश ओ है वो क्या है, वी है। ध्यान रखना कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। बताओ दोस्तों यहाँ पर एफ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? जी हाँ नेगेटिव होगा। ओ यू क्या नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? जी हाँ यू भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात एक और, वी क्या होगा, वी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर तीन क्या हो गए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ध्यान रखना ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ ओ की वैल्यू कितनी, माइनस का एफ अपन में बी डैश ओ की वैल्यू कितनी, माइनस का बी, माइनस ऑफ एफ इज इक्वल टू बी ओ की वैल्यू कितनी, माइनस का यू, अपन में कितना आ जाएगा, माइनस का बी, माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से कितना बच जाएगा, माइनस का एफ, अपन में माइनस का बी, माइनस माइनस प्लस, प्लस का एफ आ गया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू बाई वी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं तो माइनस का एफ ऑफ वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू इंटू माइनस का वी प्लस का कितना आ जाएगा, एफ। तो आपको अच्छे से पता चल गया दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ये, कितना समझ में आने लायक फॉर्मूला है। आप इसको साइन कन्वेंशन का कितना यूज है अब हमें पता चल रहा है, और इसको पता लगने के लिए हमें न्यूमेरिकल्स में जाना पड़ेगा। हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, वो भी देखते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल आ जाता है और हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, आप देखिएगा। तो इसीलिए मेरे वीडियो के साथ आपको जुड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस हैं दोस्तों, बहुत ही काम आने लायक, बहुत ही इंटरेस्टिंग बोर्ड के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है। ये साइन कन्वेंशन भी हमें आना जरूरी होता है दोस्तों। यहाँ पर भी हमें देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ वी और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा यू से दोस्तों, तो माइनस का यू वी और यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के एफ से, तो यू और एफ। दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज है, ध्यान रखना हमें क्या करना है क्या नहीं, ये भी हमें देखने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मुझे इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो इस डायग्राम को मैं क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। तो देखते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन मैं यहां पर कर देता हूं, इसको मिटाने के बाद देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है। माइनस का एफ वी, मैं इसको वापस लिख देता हूं, माइनस का एफ वी प्लस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का यू वी प्लस यू एफ। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग यू वी एफ बोथ साइड। मैंने क्या कर दिया, यू वी एफ को दोनों तरफ से क्या कर रहा हूं, डिवाइड करवा रहा हूं, भाग दे रहा हूं। तो माइनस का एफ वी अपन में कितना आ जाएगा, यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस का यू वी और कितना आ जाएगा, यू वी एफ प्लस यू एफ अपन में कितना आ जाएगा, यू वी एफ। तो क्या हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल। क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1/f प्लस का 1/v। माइनस f को इधर फेंक दो, माइनस का 1/u इधर ले आएंगे, कितना आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दोस्तों यही तो है मेरे पास मिरर फॉर्मूला। देखिए दोस्तों यही तो है मेरे पास मिरर फॉर्मूला, यही तो मिरर फॉर्मूला हमें चाहिए था और यही मिरर फॉर्मूला हम प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों बहुत ही इजी, एग्जाम में अगर ये पूछ लेता है तो 3 नंबर में पूछेगा दोस्तों, अगर पूछ लिया तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, 2 ट्राइंगलों को लेना है, पता ये होना चाहिए कि हमें ट्राइंगल लेने कौन से हैं और दोनों ट्राइंगलों का यूज करते हुए इनको सिमिलर बता देना है। सिमिलर बताने के बाद दोस्तों उनका रेशो लिख देना है। रेशो लिखने के बाद हमें यूवीएफ में क्या होता है वो बता देना है। ए बी अपन ए डैश बी डैश में उस फॉर्म ले आनी है और दूसरा में 2 ट्राइंगल और लेने हैं। उन दोनों ट्राइंगलों को भी हमने क्या कर देना है, कंपेयर करवा, उन दोनों ट्राइंगलों को क्या बता देना है, सिमिलर बता देना है। सिमिलर बताने के बाद दोस्तों क्या करना है, उनके रेशो लिख देने हैं। रेशो लिखने के बाद क्या करना है दोस्तों, उसको
कंपेयर कर देना है। फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करने के बाद ये चीज आ जानी है। ये चीज आने के बाद हमें पता हो जाना चाहिए ये कंपेयर कंप्लीट ही किसमें चेंज हो चुका है, एफ, यू और वी में। बस मैंने क्या किया, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, साइन कन्वेंशन का यूज करता रहा और यूवी लास्ट में जो भी इक्वेशन आई इसको यूवी एफ से मैंने क्या करता रहा, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद सीधा ही मेरे पास आंसर चला आया मिरर फॉर्मूला। तो जी हाँ, ले लीजिए मिरर फॉर्मूला, देख लीजिए मिरर फॉर्मूला। इसके बेसिस पर एग्जाम में बहुत ही न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल भी बहुत ही अच्छा तरीका है, अच्छे तरीके से आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आते हैं। इसको भी न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व आउट करना है। अब हम आगे देखेंगे इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसकी एक छोटी सी चीज जुड़ी हुई है, वो चीज भी मैं आपको बता देता हूं। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन क्या होती है इसकी वो भी देख लेते हैं। देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। ये मिरर में ये मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर क्या होती है वो देखते हैं दोस्तों। कि जैसे दोस्तों यहां पर मैंने एक कॉन्केव मिरर बना दिया। ये मेरे पास हो गया पोल ओ, ये हो गया सी, यहां पर हो गया एफ। यहां पर दोस्तों मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, यहां से इंसिडेंट करवाया और यहां से फोकस से पास होगा। ये छोटी बात तो हम जानते थे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट बना है मतलब इमेज कैसी, रियल और इन्वर्टेड। तो यहां पर इसको बोल दिया ए बी। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h। मान लेते हैं इमेज की हाइट कितनी है, h डैश। तो यहां पर क्या लिख दिया हमने, लेट h इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और h डैश क्या कह दिया, हाइट ऑफ इमेज। क्या कह दिया दोस्तों, हाइट ऑफ इमेज। अब दोस्तों क्या करना है कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर क्या होती है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर ही यही होती है दोस्तों, द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑब्जेक्ट। तो इसको डिनोटेट किससे करते हैं, स्मॉल एन से। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h डैश बाय हाइट ऑफ इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का रेशो ही मेरे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। इसके साथ में एक चीज और भी ध्यान रखना, ये होता है माइनस का v बाय u होता है। क्या होता है दोस्तों, माइनस का v बाय u। क्योंकि मैंने कहा था u क्या होगा, जब u क्या होगा पॉजिटिव और v क्या होगा नेगेटिव, तो उस कारण से यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का v बाय u। तो ये रहा हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। अब दोस्तों इसकी बेसिस पर और मिरर फॉर्मूला के बेसिस पर और f इज इक्वल टू आर बाय 2 के बेसिस पर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इसके न्यूमेरिकल। देखें दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ अ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा दे रखा है दोस्तों, कॉनकेव मिरर दे रखा है। कौन सा दे रखा है दोस्तों, कॉनकेव मिरर दे रखा है। पहले कॉनकेव मिरर पर चर्चा करते हैं कि कॉनकेव मिरर में क्या किया था। ये O हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया। यहां पर हमें पता है इस डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया था, R के देना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर रहेंगे वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो R भी हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, तो वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट करते हैं। और कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। तो ध्यान रखना दोस्तों। तो यहां से f इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, r/2 होता है। तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 40/2। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू तो आ गई दोस्तों हमारे पास। अब दूसरा क्या दे रखा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, बात किसकी चल रही थी, ऑब्जेक्ट की। तो ये डिस्टेंस भी किसकी होगी,
ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो वो भी कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो भी कहाँ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, तो u इज इक्वल टू भी क्या हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, v फाइंड आउट करना है। अब v कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे मिरर इक्वेशन बाय मिरर इक्वेशन 1 by f is equal to 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v। तो 1 by f कितना दे रखा है दोस्तों माइनस का 20 is equal to 1 by u कितना दे रखा है माइनस का 10 प्लस 1 by v। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 by माइनस का 1 by 20, ये माइनस का 10 इधर आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 by v। एलसीएम लेंगे 20, एलसीएम 20 में 20 का डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से, तो माइनस का 1 प्लस 20 में 10 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 इज इक्वल टू 1 by v। प्लस माइनस माइनस होता है करना माइनस है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा, 1 अब बड़ी डिजिट है उसके सामने प्लस है तो डिजिट प्लस की रहेगी, तो 1 बाय कितना आ जाएगा 20, तो 1 बाय v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20 सेंटीमीटर। क्या आ गई दोस्तों v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। दोस्तों आपने एक चीज ध्यान रखना, जब पॉजिटिव आ गई मतलब इमेज कहां बनी है मिरर के बैक साइड में, नहीं तो अगर यहां पर बनती तो आती कैसी नेगेटिव, लेकिन यहां पर तो पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव आई है तो इमेज कैसी बनी होगी बैक साइड में, और बैक साइड में जो इमेज बनेगी मिरर के बैक साइड में जो इमेज बन रही है वो इमेज कौन सी होगी वर्चुअल होगी। तो देखते हैं इसकी नेचर देखते हैं दोस्तों, देखते हैं नेचर क्या हो जाएगी। नेचर कैसी बनी है इमेज कैसी बनी है वर्चुअल, कैसी बनी है वर्चुअल, और कैसी बनेगी इरेक्ट, कैसी बनेगी इरेक्ट बनेगी। दूसरी बात में इसकी साइज ऑब्जेक्ट कितना था 10, इमेज कितनी आई 20, मतलब इसकी क्या आई जस्ट डबल, तो क्या हो जाएगा यहां पर क्या लिख देंगे डबल ऑफ ऑब्जेक्ट, डबल ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना दोस्तों इमेज वर्चुअल इरेक्ट, और यहां पर अगर नेगेटिव आई होती माइनस का 20 सेंटीमीटर आया होता तो इमेज कैसी बन जाती रियल और इन्वर्टेड, और क्या हो जाती डबल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि नेगेटिव आई है अभी पॉजिटिव आई है तो इमेज कैसी हो गई वर्चुअल इरेक्ट और डबल ऑफ साइज। दूसरी बार में क्वेश्चन पूछा हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, तो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज क्या होता देखते हैं दोस्तों। तो m इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, m इज इक्वल टू हमने लिखा था h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस का b बाय u। इसका तो कोई काम नहीं क्योंकि ये हमें दे नहीं रखा है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी m इज इक्वल टू माइनस का v बाय u, तो m इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 20 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हमारे पास दे रखी है माइनस का 10, तो नीचे आ जाएगी माइनस का 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, m इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सिर्फ कितना आ जाएगा 2, क्योंकि सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये यूनिटलेस हो गया, तो m की वैल्यू भी आ गई, नेचर भी लिख दी इमेज की और इमेज की पोजीशन भी पता लगा दी। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, तो इस बेस पर मैंने r/2 भी ले लिया, जो f इज इक्वल टू r/2 वाला न्यूमेरिकल भी हो गया, और यहाँ पर मिरर फॉर्मूला से भी हमने न्यूमेरिकल पता चल गया यहाँ से, और मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला भी यहाँ से पता चल गया। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है। अब हम करेंगे इसके बेसिस पर कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल। दोस्तों आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है इस बार, और देखेंगे 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोस्तों क्या दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है r इज इक्वल टू कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है f इज इक्वल टू कितना जाता है r/2, सो f इज इक्वल टू कितना जाएगा r/2, यानी कि r कितना 20/2, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब बात यह है कि f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर
कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर सी होता है, हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, एफ होता है। मैंने पहले ही कहा था जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जहां पर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जहां पर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, वहां पर ऑल जितनी भी चीजें दे रखी हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट दे रखा हो, चाहे इमेज हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, नेगेटिव, और अदर साइड में क्या हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहां पर फोकल लेंथ अदर साइड में है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर v भी दे रखा है दोस्तों, v भी दे रखा है। v कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। देखेंगे इमेज इज फोर्स 8 सेंटीमीटर, तो कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि v भी कहां बनता है, फोकस पर, यहाँ पर, या फिर इन दोनों के बीच में बनता है। पोल और फोकस में दो ही पॉसिबिलिटी बताई थी मैंने कॉन्वेक्स मिरर की, तो वो भी कहां बनेगी, इस बैक साइड में बनेगी, तो वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर दोस्तों, क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखेंगे u फाइंड आउट करना है दोस्तों मुझे, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। u को हमने क्वेश्चन मार्क कह दिया, और यहाँ पर मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको अच्छे से पता मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की वैल्यू कितनी, 1/10, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/8 हो जाएगी। तो 1/8 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 1/u यही रख देंगे, 1/u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/10 माइनस 1/8, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव की संख्या थी, पॉजिटिव का डिजिट था, वो कहां पर आके इधर इक्वल के इधर आके वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ का एलसीएम लेंगे दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम देखते हैं 10 और 8 का, 2 से 5, और ये कितना हो जाएगा 4, 2 से 5 का 5, और इधर हो जाएगा 2, 2 से 5 का 5, और इधर हो जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा 5, 1 1, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 5 40। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम हमारे पास 40 हो गया। और 10 में 40 में 10 को डिवाइड करवाएंगे, कितना आएगा 4, 4 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, माइनस 8 का 40 में डिवाइड करवाएंगे, कितना आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 1/u। इट मींस यहां पर कितना आया, माइनस का 1/40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/u, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 40 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे की तरफ देखते हैं कि वाकई में ये 40 आया है, वो क्या नेगेटिव बराबर आया है। देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर वापस बना रहा हूं मैं, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पर C, यहाँ पर F। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ही है, वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए था। जी हाँ, हमारे पास नेगेटिव आ गया, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आ गया, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर पर रखना है, 40 सेंटीमीटर पर। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। तो कितना ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही इजी। अगर इसके साइज में अगर इमेज की साइज पूछ ली होती, ऑब्जेक्ट की साइज पूछ ली होती, तो हम इसको आराम से बता सकते थे, क्योंकि h/h' इज इक्वल टू माइनस v/u होता है। तो उसके लिए हमें h और h' की वैल्यू, अगर यहाँ पर h की वैल्यू दे रखी होती, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी होती, या इमेज की हाइट दे रखी होती, तो हम ऑब्जेक्ट की या इमेज की हाइट किसी की भी पूछ रखी होगी, जिसकी नहीं पूछ रखी होगी उसकी हम फाइंड आउट कर सकते थे। अगर यहाँ पर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर निकालना हो तो m इज इक्वल टू होता है माइनस का v/u, v भी है, u भी है, और हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मौका है, दस्तूर है, तो हम कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि किस पर बेस्ड था, कॉन्वेक्स मिरर पर। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।